have with us Irshad Kamil and Satya Vyas, who will be in conversation with each other, but primarily about Irshad Kamil's works. May I introduce rock star lyricist Irshad Kamil, who's a leading songster of class. Every time he writes, he tries to break the boundaries of the generation gap. His wordplay easily travels the terrains of life: philosophy, romance, patriotism, sensuousness, and Sufism. It's the color of simple words and deep thoughts that paints his writings. Recent rage of Kabir Singh's Bekhayali was from his pen, of course. Zero, Tiger Zinda Hai, Jab Harry Met Sejal, Sultan, Tamasha, Highway, Ranjana, Rockstar, Jab Bhi Mate are the few names. 3 times Filmfare winner lyricist has written 4 books as well as Samakalin Kavita, Bolti Diware, Ek Mahina Nazmo Ka, and recent one, Kali Aurat Ka Khwab, जो लेके आज discussion होने वाला है सत्य व्यास जी के साथ. He's also the winner of the Sahir Ludhianvi Award from Punjabi University, Kaifi Azmi Award, and Geetkar Shailendra Samman above all. He will be being spoken to by Satya Vyas, who is an Indian writer of modern Hindi, a graduate in law from Banaras Hindu University. His books have been translated in many languages. Banaras Talkies, his book has been translated in Assamese, Manipuri. Dilli Darbar has been translated in English by Western publishers. Chaurasi has also been translated in Urdu and Punjabi and is being adapted to a teleseries on OTT. Ladies and gentlemen, Earth Culture Fest digging into poetry, spoken words now with Kali Aurat Ka Khwab, written by none other than Irshad Kamil. Earth Culture Fest presented to you promoted by Z, specially partnered by Shalimar Chef Spices, tea partner Goodrick, and this discussion, this very engaging discussion, is presented by the Prabha Khaitan Foundation. Prabha Khaitan Foundation. Ladies and gentlemen, now I have the honor welcoming Irshad Kamil and Satya Vyas on stage. Thank you. दोस्तों, साहित्य और फिल्मों का एक पूरक संबंध रहा है, अन्योन्याश्रय भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में कहूँ तो सिम्बायोटिक रिलेशन. साहित्य हिंदी फिल्मों से बहुत कुछ लेता रहा है और साथ ही साथ देता भी रहा है. अगर हम देखते आएँ तो पाएंगे कि हमारे अपने मैं नाम भूल रहा हूँ, ख्वाजा अहमद अब्बास साहब, हमारे अपने राजेंद्र सिंह बेदी साहब, हमारे अपने किशोर साहू साहब ने न सिर्फ फिल्में की बल्कि साहित्य में भी अपना योगदान दिया. हम जब देखेंगे तो पाएंगे कि साहिर, कैफ़ी और साथ ही साथ फिर मैं नाम लूँगा राजेंद्र सिंह बेदी का, इन्होंने कविताओं के साथ साथ फिल्मों में भी अपना योगदान दिया. यह वॉयड जो है पिछले 20-30 सालों में थोड़ा बढ़ गया था. उस वॉयड को अब भरा है हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे दोस्त इरशाद कामिल ने. स्वागत करें इरशाद कामिल का. इरशाद, मैं पहले सवाल में आपसे पूछना चाहूँगा कि मलेरकोटला से मुंबई तक का सफ़र कैसा रहा आपका? सफ़र अच्छा ही होता है. सफ़र का नाम ही कुछ ऐसा है. जर्नी कोई भी हो वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है, कुछ ना कुछ बता के जाती है. मुंबई से मलेरकोटला तक का सफ़र बिल्कुल एक कह लीजिए एक नौजवान लड़के के ख्वाबों का सफ़र था. उसने कोई ख्वाब देखा और वो ख्वाब लेके अपनी पलकों पे एक ट्रेन में बैठ गया और वो ट्रेन जिसका टिकट भी उसके पास पूरी तरह से रिज़र्व्ड नहीं था, उस ट्रेन में बैठ गया और बम्बई पहुंचा. तो बम्बई पहुंचने के बाद जिस तरह, मैं उसे स्ट्रगल नहीं कहता हूं, मैं ट्रेनिंग कहता हूं. ज़िंदगी सब कुछ हमें किताब से नहीं सिखाती. स्कूल सब कुछ हमें किताब से नहीं सिखाते. समाज सब कुछ हमें किताब से नहीं सिखाता. वो जो किताब में नहीं होता, जब वो भी आपको सीखना पड़ता है तो बहुत सारे लोग उसको स्ट्रगल कह देते हैं और बहुत सारे मेरे जैसे लोग उसको जो नहीं सीखा वो सीखने का एक प्रयास कह देते हैं. तो ये आसान नहीं थी जर्नी, ये सफ़र आसान नहीं था.
पर जितना सफ़र मुश्किल होता है उतना ही मनोरंजक भी होता है, उतना ही वो यादगारी भी होता है, कोई भी सफ़र हो। तो ये सफ़र मनोरंजक और यादगारी था। क्या बात है, मनोरंजक और यादगार सफ़र। कितनी अच्छी बात है कि अगर कोई कोई अपने स्ट्रगल के समय को सीख कहे, ये बहुत अच्छी बात है, यह सीखने वाली बात है कि हर जगह हम अपनी बातों को और अपने सफ़र को स्ट्रगल न कहें, संघर्ष न कहें, उसको हर दिन सीखने की तरह लें। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि इरशाद ने कविताओं में, अपने गीतों में प्रयोगधर्मिता लागू की। प्रयोगधर्मिता कहने का अर्थ मेरा यह है कि पहले के जो गीत हुआ करते थे उसमें कुछ मीटर्स होते थे, कुछ ज़मीन हुआ करती थी, अलावा इसके कुछ पैटर्न हुआ करता था। हिंदी फिल्मी गीत जो है वो एक परिपाटी पर लिखे जाते रहे हैं और उसी परिपाटी को फॉलो किया जाता रहा है। इसको बहुत ही सफलता से तोड़ा, और बहुत ही सफलता से मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि पिछले 20 सालों से उनकी परिपाटी का चलन बाकी तरफ चालू हो गया है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आम बोलचाल की भाषा को अपने गीतों में, अपने बोल में जो लेके आए, वो क्या इरशाद ने सायास किया, या इरशाद चाहते थे कि ऐसा हो, या कहीं ना कहीं का ऐसा प्रेशर था जिसके वजह से इरशाद ने ऐसा किया? जी, इरशाद ने प्रेशर में कभी काम किया नहीं है, ना किसी का प्रेशर झेला है, ना किसी का प्रेशर झेलेगा। इरशाद ने अपने तरीके से काम करने की कोशिश की है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही सत्या, कि एक क्लोकियल भाषा जिसे बोलते हैं, जो आम बोलचाल की भाषा है, पहले अचानक से एक किरदार होता था जो बात करता था, बहुत ही कभी थोड़ा सा उसका लहजा भोजपुरी हिंदी का लहजा होता था, बहुत सारी फिल्में ऐसी बनी, या उत्तर प्रदेशीय हिंदी का लहजा होता था, या दिल्ली की हिंदी का लहजा होता था। लेकिन जब वो गाना गाता था तो वो गाना बहुत ही शुद्ध भाषा होती थी। वो लगता था कि ये गाना किसी और किरदार का है, और ये जो किरदार है ये कोई और किरदार है, किसी और किरदार का गाना गा रहा है। तो मुझे क्या महसूस हुआ कि जिस तरह से डायलॉग्स चल रहे हैं, जिस तरह से वो बात कर रहा है, जिस क्षेत्र की बात कर रहा है, जिस प्रमाइस में वो कहानी है, उसको गाने की खुशबू में होना चाहिए, गाने में नहीं होना चाहिए, गाने की खुशबू में होना चाहिए। कोई एक लफ्ज़, कोई उस तरह की ग्रामेटिकल जिसे कहते हैं, एक ट्वैंग, एक ट्विस्ट ग्रामेटिकल, वो उस तरह की बातें होनी चाहिए, या उस तरह का एक विरोध होना चाहिए जो उस उम्र में हो सकता है, या उस प्रेम में हो सकता है, या उस ख्वाबों को देखने वाले में हो सकता है। वो सारी बातें थी, मुझे लगा, जो जिन्होंने मुझे कहा कि थोड़ा सा क्लोकियल किया जाए चीज़ों को। इसी वजह से मैं लिख पाया कि मांगा जो मेरा है जाता क्या तेरा है, मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली, कैसा खुदा है तू, बस नाम का है तू, रब्बा जो तेरी इतनी सी भी ना चली। क्या बात है, क्या बात है। हम आगे अपने इसी प्रोग्राम में गुजारिश करेंगे इरशाद से कि वो अपनी कविताएं और गज़ल भी सुनाएं। उसके पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि जैसे मैंने कहा कि इरशाद ने बहुत सारी चीज़ें सफलतापूर्वक स्थापित की हैं। उसमें एक स्थापना यह भी है, मेरे पास कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, बट जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ उस लिहाज से हिंदी कमर्शियल हिंदी फिल्म में पूरी तरह से पहला पंजाबी गाना इरशाद ने दिया, जब वी मेट में। मैं सही हूँ इरशाद? जी, ऐसा मैंने भी एक बार कही थी बात, पर मैं ही आपको करेक्ट कर देता हूँ कि इससे फिर मुझे एक प्रिंसिपल हैं केंद्रीय विद्यालय के डॉक्टर इंदर कुमार जी, डॉक्टर इंदरजीत सिंह जी। तो डॉक्टर इंदरजीत सिंह जी ने कहा था कि जागते रहो में कि मैं झूठ बोलिया एक गाना आया था, उसके बाद ये गाना आया था। मतलब 50 सालों में शुद्ध एक क्षेत्रीय भाषा का गाना किसी कमर्शियल बड़ी हिंदी फिल्म में ये पहली बार आया था। चलिए, इसके बाद भी जो है मैं पूरी तरह से गलत नहीं हूँ। मैंने ये कहा कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो इरशाद ने पहली बार स्थापित की हैं। मैं एक बात की तरफ इरशाद का ध्यान ले जाना चाहूँगा और मैं उनसे पूछना चाहूँगा, हम सबों ने बहुत सारे पोइट्री बैंड देखे हैं, बहुत तरह के।
अपने देश में पहली तरह का पहला पोइट्री बैंड जो है वो इरशाद ने स्थापित किया, द इंक बैंड। इसके बारे में जरा हमें बताएंगे क्या है, और मतलब इसको स्थापित करते समय आपके जहन में क्या था? जी। सत्य जी, होता क्या है कि जब आप गाना लिखते हैं तो गाने में ज़्यादातर आपके पास पहले धुन आ चुकी होती है, कहानी बनी होती है, सिचुएशन बनी होती है, उस सिचुएशन पे धुन म्यूज़िक डायरेक्टर दे देते हैं, तो आपको उस धुन के मुताबिक गाना लिखना पड़ता है। और जो आपका काम है, आप बखूबी लिखते हैं, धुन निभाते हैं, किरदार निभाते हैं। ये सब करते करते मुझे ये महसूस हुआ कि कुछ ऐसा भी होना चाहिए जहाँ पहल शब्द करे, शब्द की पहल हो, लेखन की पहल हो। ऐसा नहीं है कि गाने पहले नहीं लिखे जाते, उन पे धुन नहीं बनती है, लेकिन उनकी गिनती बहुत ही ना के बराबर होती है। मतलब अगर 100 गाने धुन पे लिखे गए हैं तो हार्डली 2 गाने या 3 गाने ऐसे होंगे जिनके ऊपर धुन बनी है, लिखे पहले गए हैं। तो मुझे लगा कि ड्राइविंग सीट पे पोइट्री आए, ऐसा कैसे हो? तो ऐसा इस तरह से हो कि पोइट्री का एक बैंड बनाया जाए और बैंड बना के पोइट्री लोगों को सुनाई जाए, संगीत उसके साथ साथ चले, जो लफ्ज़ कह रहे हैं वही संगीत कहे। लफ्ज़ हमेशा मुझे लगता है किसी अर्थपूर्ण बात के अलावा एक एहसास को भी बयान करते हैं, तो जो संगीत है वो एहसास को बयान करे। तो ये बातें सोच के हमने, मैं और मेरे 4 दोस्त हैं, उन्होंने, एग्निल रोमन हैं उनमें और रागनी शंकर हैं ख़ास तौर पे, वो एक बैंड हमने तैयार किया, द इंक बैंड करके। वो हिंदुस्तान का पहला पोइट्री बैंड है। जी बिल्कुल। और इसके बाद मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसके बाद इस तरह के काफ़ी सारे पोइट्री बैंड जो है वो बने, और कुछ चल रहे हैं, कुछ चलने की कोशिश में है, लेकिन हाँ, स्थापना इरशाद ने की। इरशाद, आपके पिछले सवाल से ही एक सवाल मेरे जहन में आया, मैं वो पूछना चाहूँगा कि होता ये रहा है कि धुनें पहले बना ली जाती हैं और उसके बाद जो लिरिसिस्ट या गीतकार हैं उनसे कहा जाता है कि इस धुन पे जो है वो आप अपने गीत लिखें। ये बड़ा चैलेंजिंग काम है, मैं समझ सकता हूँ इसको, और लिरिसिस्ट ज़्यादा बेहतर समझ सकता है। लेकिन मैं इससे पूछना ये चाहूँगा कि क्या इससे इरशाद कामिल के भीतर का कवि जो है वह कभी परेशान नहीं होता कि मैं इस शब्द की जगह ये शब्द मुझे रखना पड़ रहा है, या मुझे इस धुन में या इस मीटर में लिखना पड़ रहा है? क्या वहाँ कोई परेशानी नहीं आती? जी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर 2 इंसान है सत्य जी। एक मेरा भाई है मेरे अंदर जो कवि है, एक और दूसरा है जो मेरा भाई है जो गीतकार है। तो ये दोनों भाई साथ साथ होते हैं जब मैं गीत लिखता हूँ। रही बात कि वो तकलीफ़ होती है कि नहीं कि मैं ये नहीं लिख पा रहा हूँ, आप यकीन मानिए तकलीफ़ होती है, और अच्छी बात कह लीजिए ये है कि मैं उसको छुपा जाता हूँ। क्या बात है। ये शायद किसी भी, आप खुद लेखक हैं, लेखक की ये खासियत होती है, वो तकलीफ़ छुपा जाता है, वो शब्द बयान करते हैं उसके। तो कई बार तकलीफ़ होती है, पर ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि आपको धुन पे लिखने में बहुत मज़ा आता है। मुझे बहुत मज़ा आता है धुन पे लिखने में। मुझे एक अलग तरीके का चैलेंज लगता है। मुझे लगता है कि जो मेरे मन में आया वो तो मैं लिख ही सकता हूँ। मेरे मन में कोई भी लाइन आई, लिख दी मैंने। अब कोई धुन है, उसके मुताबिक, उसकी मात्रा के मुताबिक, छंदों के मुताबिक, लय के मुताबिक आपको एक अर्थपूर्ण बात कहनी है। वो एक बड़ा काम है। वो एक बड़ा काम होने के साथ साथ मेहनत का काम भी है। तो वो चैलेंज मैं बड़ा हंसता हंसता लेता हूँ और बड़ा मज़ा आता है मुझे धुन पे गाने लिखने में। क्या बात है। दोस्तों, फिर हम स्थापना की तरफ ही बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें पिछले 15-20 सालों में इरशाद ने स्थापित की हैं। उसमें एक बात जो है, जो मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूँ या मैं पूछ लूँ, मौका मिला है तो,
पहले जो लिरिक्स लिखे जाते थे, जो सूफियाना बेसिकली कलाम होते थे, सूफियाना लिरिक्स होते थे, वो होता ये था कि उसमें दर्शन प्रधान होता था, फिलॉसफी जिसे कहते हैं, कि एक मलंग है जिसने काले कपड़े पहन लिए हैं और जीवन के दर्शन गा रहा है। इरशाद ने पहली बार इसको प्रेम के साथ इन्फ्यूज़ किया। अब जो है सूफियाना कलाम हमारी फिल्म का हीरो भी गाता हुआ दिखा। तो मैं जानना चाहूँगा कि चाहे गुलाम फरीद हों, चाहे सुल्तान बाहू हों, चाहे बुल्ले शाह हों, चाहे हमारे प्रेम के कवि शिव बटालवी हों, ये क्या इरशाद के पंजाब के होने का असर है, या इरशाद के कवि होने का असर है, या ऐसा क्यों रहा, ऐसा क्यों हुआ कि इरशाद जो है उसको नायक के पास लेके आए सूफियाना कलाम को, और कैसे, और इसमें कितनी मुश्किलात हुई? जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये मुझे ऐसा लगता है सिर्फ और सिर्फ इरशाद की बंतर और बुनतर का कमाल है। बुल्ले शाह भी पढ़ा है, शाह हुसैन भी पढ़ा है, सुल्तान बाहू भी पढ़ा है, बाबा फरीद भी पढ़ा है, कबीर भी पढ़ा है, तुलसी भी पढ़ा है, सूरदास भी पढ़ा है। अब ये सारे लोग मेरे साथ चलते हैं। एक आशीर्वाद जिसे कहते हैं ना, कि ऐसा लगता है कि कोई एक ग्रेस है जो आपको गाइड कर रही है, आपको रास्ता दिखा रही है। अब उसके बाद हुआ क्या कि जब रोमांटिक गानों की तरफ आए, हर पिक्चर में अगर 6 गाने हैं तो 6 में से 3-4 गाने रोमांटिक गाने हैं। तो उन रोमांटिक गानों को मयार कैसे मिले, जो मेरा सबसे पहला आने के बाद मकसद था। तो मैंने रोमांटिक गानों में एक हल्का सा, जिसे कहते हैं, एक सूफियाना अंदाज डालने की कोशिश की। इसके बारे में एक छोटा सा बहुत अच्छा किस्सा भी है कि मैंने एक गाना लिखा, तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है तुमसे ही, हर घड़ी सांस आती है, जिंदगी कहलाती है तुमसे ही, जब वी मेट फिल्म का। मैंने तो लिख दिया, लोगों ने उसको रोमांटिक गाने की तरह सुन भी लिया, मांगा जो मेरा है ये भी सुन लिया लोगों ने। उसमें था तुमसे में कि आधा सा वादा कभी, आधे से ज़्यादा कभी, जी चाहे कर लूँ इस तरह वफा का, तोड़े ना टूटे कभी, छोड़े ना छूटे कभी, जो धागा तुमसे जुड़ गया वफा का। मैं तेरा सरमाया हूँ, जो भी मैं बन पाया हूँ तुमसे ही। अब ये गाना मैं एयरपोर्ट पे बैठा था, एक बहुत आध्यात्मिक किस्म की महिला थी जिनके साथ मेरी बाई चांस इंट्रोडक्शन हो गई। उनको मैंने बताया, उन्होंने मुझसे पूछा आप क्या करते हैं? मैंने कहा जी मैं गाने लिखता हूँ ऐसे फिल्मों में। मुझे लगा कि ये आध्यात्मिक हैं, इनको बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं होगा कि ओके ये तो फिल्म वाला लड़का है, गाने वाने लिखता है, छोड़ दो। तो इस तरह का इनका एटीट्यूड होगा। बल्कि वो और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए। उन्होंने कहा, पूछा अच्छा आपने कौन से गाने लिखे हैं? इमीडिएटली मुझे कुछ याद नहीं आया कि मैं अब अचानक से सवाल आ जाए तो यही गाना मेरे ध्यान में आया। मैंने कहा जी वो जब वी मेट के गाने मैंने लिखे हुए हैं। वो कहते कौन सा? मैंने कहा सारे। वो आपने लिखा हुआ है, तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है तुमसे ही। मैंने कहा हाँ जी मैंने लिखा है। कहते वो तो मैं सुबह की प्रेयर में रोज गाती हूँ। क्या बात। तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है तुमसे ही, हर घड़ी सांस आती है, जिंदगी कहलाती है तुमसे ही। उन्होंने पूरे का पूरा गाना, जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने एक रोमांस में एक छुपा हुआ सूफीज़म रखा था, उन्होंने कहने का मतलब ये है कि जिसने सूफीज़म तक पहुंच जाना है वो पहुंच ही जाना है। तो दोस्तों जो गीतकार, जो कवि, जो लेखक, जो शायर कहना चाहता है, अगर वो अपनी बात किसी भी रूप में अपने पाठक, अपने सुनने वाले तक पहुंचा पाता है, इससे बड़ी सफलता कुछ नहीं होती है एक लेखक के लिए। मैं इनके गीतों की और लिरिसिस्ट की जर्नी से एक सवाल करना चाहूँगा कि इरशाद, क्या ऐसा कभी होता है कि आपको, या इसको दूसरी तरह से पूछूं तो ये पूछना चाहूँगा कि एक लिरिसिस्ट को संगीत का कितना ज्ञान होना चाहिए, धुनों का कितना ज्ञान होना चाहिए? क्या ऐसा कभी होता है कि कुछ ऐसे गीत जिस पे आपका लिरिक्स और
संगीतकार का धुन जो है वो फिट नहीं बैठ पा रहा हो। जी। दो हिस्से हैं आपके सवाल के। पहला हिस्सा कि गीतकार को संगीत का कितना ज्ञान होना चाहिए, बहुत ही अच्छा सवाल। ये नए गीतकारों के लिए बहुत ही ज़रूरी सवाल है। अगर आप लिख रहे हैं, ख़ासकर पोइट्री लिख रहे हैं और उसमें भी एक विशेषता उर्दू पोइट्री लिख रहे हैं, तो आपको मीटर की एक थोड़ी बहुत समझ होगी। मीटर होता है जैसे लघु गुरु होता है, जैसे फ़ाइलुन मफ़ाइलुन, इस तरह की होते हैं अरकान। और अगर आपको मीटर की समझ है थोड़ी बहुत, तो आपको मतलब संगीत की समझ है। ये बिल्कुल वैसी बात है कि अगर आपको सारे गामा सा लगाना आता है तो आपको थोड़ा बहुत संगीत आता है। अब संगीत आता ही हो गीतकार को पूरी तरह से, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो जिनको संगीत नहीं आता, गीतकार दोस्तों को, नए गीतकार दोस्तों को, वो मेरी इस बात से खुश हो जाइए। तो लेकिन धुन को समझने की एक अक्ल, एक वो गहराई ज़रूर होना ज़रूरी है कि जो धुन कह रही है वो कह क्या रही है। कई बार होता क्या है कि आप धुन में, जब आपको धुन दी जाती है, या तो उसमें कोई बहुत ही डमी बोल होते हैं, या फिर वो लाला लाला करके गाई जाती है। अब लाला लाला करके गाई जाती है तो आपको कई बार गिनती पकड़ में नहीं आती कि ये इसमें कितने अक्षर आएंगे, ये किस तरह का वर्ड होना चाहिए वहाँ पे। उसके लिए वहाँ आपको एक नेचुरल जो संगीत की समझ होती है वो काम आती है। और दूसरा जो आपका दूसरा सवाल क्या था, आपका दूसरा हिस्सा जो मैंने कहा था, क्या कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसी धुन हो जिस पे आप जी। तो ये दूसरा हिस्सा था सवाल का, वो ऐसा हुआ है। मेरी पिक्चर आई थी रॉकस्टार। जी। रॉकस्टार में सबसे पहला गाना जो हमने अटेम्प्ट किया था वो था फिर से उड़ चला। फिर से उड़ चला गाने की जो धुन थी वो हंस ध्वनि राग है, रहमान साहब ने उस पर बनाई थी। और वो धुन इम्तियाज़ को बीइंग ए डायरेक्टर पसंद आ गई, तो मैं भी वहीं था। अब धुन पसंद आ गई, मैंने सुनी धुन, आप यकीन मानिए मैं धुन सुन के घबरा गया। मैंने कहा इस धुन पे कैसे लिखूंगा मैं। अब अगर वो गाना सुना जाए, फिर से उड़ चला, उड़ के छोड़ा है जहान पीछे, अब मैं तुम्हारे हवाले हूँ हवा, आपको समझ में नहीं आता कि वाक्य ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, कहाँ से वाक्य शुरू हो रहा है। तो मैंने अपनी तरफ से एक हल्की फुल्की सी कोशिश भी की। मैंने पूछा भी डायरेक्टर को कि इम्तियाज़ तुम्हें वाकई ये धुन पसंद है? उसने कहा हाँ मुझे पसंद है। मैंने कहा देख लो, सोच लो, मतलब सही है ना, धुन पसंद है ना? कहता हाँ पसंद है। तो वो एक गाना लिखते 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 असल में अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि वो एक एक्सरसाइज थी जिसने मुझे पूरे रॉकस्टार के लिए तैयार कर दिया। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है कि आप जो कहना चाहते हैं, आपके जो विचार होते हैं, आपकी जो थॉट्स होती हैं, कई बार धुन उसको रोक लेती है और आप नहीं उस तरह से पूरी तरह से उस धुन के साथ जस्टिफाई कर पाते। पर इस तरह की चीज़ें बड़ी रेयर होती हैं। जनरली ऐसा होता है कि आप एक बात को इस तरह से नहीं कहते तो उस तरह से कह देते हैं, पहुंच ही जाती है बात। दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इरशाद फिल्म गीतकार के अलावा कवि, शायर सभी कुछ हैं। तो हम धीरे धीरे आएंगे, उनसे कुछ उनकी शायरी भी सुनेंगे, उनके कुछ गज़ल भी सुनेंगे, उनकी कविता भी सुनेंगे। कविता पे आते समय मैं आपको बताऊं एक बात कि हमारे यहाँ हिंदी साहित्य में एक प्रचलन है कि फिल्म लेखक जो होते हैं, गीतकार जो होते हैं, उनको हिंदी साहित्य के पत्रिकाओं और रिसालों में बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिलता, नहीं दिया जाता, या जो कुछ भी कारण रहा हो। इसका एक अपवाद हमारे सामने है इरशाद न सिर्फ सफलता से मुंबई में वो गीत लेखन करते हैं, बल्कि हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिकाएं जो हैं वो इरशाद के गीतों को अपने यहाँ शामिल करने में, अपने यहाँ छापने में अपनी प्रतिष्ठा समझती हैं और बाकायदा छापती रहती हैं।
तो मेरी एक दरख्वास्त आप लोगों की तरफ से भी ये रहेगी कि इरशाद कोई अपनी कविता सुनाए जो कि फिल्मों में नहीं हो। जी जी, मैं आपको एक नज़म का टुकड़ा सुनाता हूँ, सुनिएगा। मैं उसका हो भी चुका और उसे खबर भी नहीं। वाह। मैं उसका हो भी चुका और उसे खबर भी नहीं। इलाही इस खबर से बेखबर करे मुझको। मैं जी रहा हूँ किसी आस के धुंधलके में, मैं लापता हूँ किसी नाज़नी के हल्के में। हल्का एरिया को बोलते हैं। मैं जी रहा हूँ किसी आस के धुंधलके में, मैं लापता हूँ किसी नाज़नी के हल्के में। टूट जाए ये मेरी बेहोशी, मोड़ ऐसा भी ना आए कोई। मैंने खोया है खुद को मुश्किल से, या खुदा ढूंढ ना लाए कोई। मैं दोस्तों अपना अगला सवाल भूल चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि इरशाद जो है अगली कविता ही फिर सुनाए। जी इरशाद, दूसरी कविता। चलिए इसका दूसरा बंद सुना देता हूँ कि वो इस वहम में रहे कि नहीं किसी की वो इस वहम में रहे कि नहीं किसी की वो। मैं इस यकीन पे मरूं मैं सिर्फ उसी का हूँ। क्या बात। वो इस वहम में रहे कि नहीं किसी की वो, मैं इस यकीन पे मरूं मैं सिर्फ उसी का हूँ। वो अपने आप में सिमटे ज़मीन हो जाए। वो अपने आप में सिमटे ज़मीन हो जाए। वो अपने आप में सिमटे ज़मीन हो जाए। वो अपने वहम से उठकर यकीन हो जाए। मैं उसके हुस्न पे लिखा दीवान हो जाऊं, जहन की कैद से छूटूं जहान हो जाऊं। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। दोस्तों तालियां कम आ रही हैं, कम लोग हैं हालांकि, लेकिन तालियां तो कम से कम आनी चाहिए। जी यही खुराक है लेखक कवि शायर की, कम से कम तालियों में कंजूसी ना होने पाए। अगले सवाल की तरफ बढ़ूंगा। अभी कविता भी सुननी है आपसे, एक और। इरशाद, ये जानना चाहूँगा कि आपको कौन से कवि समकालीन पसंद हैं और कौन से शायर पसंद हैं जिनको आप सुनते हुए आए हैं। जी मुझे दुनिया का हर वो शायर पसंद है जिसने एक पंक्ति भी अच्छी लिखी हुई है। क्या बात। मैं सब पढ़ता हूँ सत्य जी, और मैं कोशिश करता हूँ बड़े बड़े नाम छोड़ भी दें। अगर समकालीन कविता की बात करें, मैं राजेश जोशी भी पढ़ता हूँ, मैंने मंगलेश डबराल भी पढ़े हुए हैं, मैं असद जैदी भी पढ़ता हूँ, मैं एकांत श्रीवास्तव भी पढ़ता हूँ। मैं अगर उर्दू में बात करें तो उर्दू में मैं सलीम खतौलवी भी पढ़ता हूँ, खुमार बाराबंकवी भी पढ़ता हूँ। आजकल जॉन इलिया का बड़ा फैशन हो गया है, फैशन कहूँगा, तो जॉन इलिया भी मैंने काफ़ी देर पहले पढ़े हुए हैं। और मैं इसके अलावा काजू को भी पढ़ता हूँ, रसूल हमज़ा तो भी पढ़ता हूँ, मैं जर्मन कवि रिल्के भी मैंने पढ़े हैं, मैंने उड़िया कवि सीताकांत महापात्र भी पढ़े हैं, मैंने बालमणि अम्मा भी पढ़ी हैं, और मैंने सुरजीत पात्र भी पढ़े हैं, शिव कुमार बटालवी भी पढ़े हैं। ये सब मेरे बुज़ुर्ग हैं और मैं उन्हीं की पीढ़ी में से हूँ। दोस्तों जिस भी गीतकार ने, कवि ने, लेखक ने इतना पढ़ा हो तो उससे फिर कोई और सवाल बनता ही नहीं। मैं सवाल मोड़ देता हूँ। दोस्तों इरशाद की 4 किताबें भी आई हैं, उसमें सबसे जो लेटेस्ट किताब है वो काली औरत का ख्वाब है। उसके बारे में बात करने से पहले मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूँगा। फिल्मी किस्सा है, आप लोगों में से कुछ लोग जानते भी हों। एक जय जय शिवशंकर गीत की वो क्या कहते रिकॉर्डिंग होनी थी, और जे ओम प्रकाश साहब की फिल्म थी मोस्ट प्रोबेबली। तो वो पैसे को लेकर थोड़े परेशान थे। वो बार बार पंचमदा के पास आते और कहते कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, 50,000 रुपये खर्च हो गए। 2 बार 3 बार उन्होंने कहा कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, 50,000 रुपये खर्च हो गए। तो पंचमदा परेशान थे, और वो पंचमदा के उरूज़ का समय भी था, तो इतनी बातें वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाते थे। बीच में रिकॉर्डिंग करने किशोरदा चले आए। तो किशोरदा आए, किशोरदा ने देखा कि पंचम परेशान है, उन्होंने पूछा कि क्या बात है। तो पंचम ने कहा कि देखो ना यार, आते जाते बार बार कह रहा है 50,000 रुपये खर्च हो गए।
तो किशोर दा ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं करता हूँ कुछ। किशोर दा ने पूरा गीत रिकॉर्ड किया, जय जय शिव शंकर कांटा लागे ना कंकर। और जब लास्ट में जाके वो अपना हुल्लड़ जो मचाते हैं, उन्होंने जो 2-3 सेकंड का हुल्लड़ मचाया, उसमें उन्होंने गीत में गा दिया कि नाचो रे नाचो 50,000 रुपये खर्च हो गए। ठीक है, तो जब अगर आप आज सुनेंगे उस गीत में तो आप पाएंगे कि वो वहाँ पे वो किशोर दा गाते हैं कि नाचो रे नाचो 50,000 रुपये खर्च हो गए। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि फिल्मों में कहानियाँ होती हैं, कहानियों की भी कहानियाँ होती हैं, गीतों की भी कहानियाँ होती हैं। इरशाद गीतों की कहानियाँ बखूबी लिखते हैं। इरशाद गीत तो लिखते ही हैं, उसकी कहानियाँ भी बखूबी लिखते हैं। इरशाद की जो किताब है काली औरत का ख्वाब, उसमें उन्होंने लगभग अपने सारे गीतों के पीछे की कहानियाँ लिखी हैं। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि ये जो यूनिक आइडिया है कि गीतों के पीछे की कहानियाँ, वो कैसे आई इरशाद आपके यहाँ? जी हाँ, जहन में। जी, काली औरत का ख्वाब बड़ी किताब, अभी उसका 4था एडिशन चल रहा है, पिछले साल ही आई थी वो किताब। वो आइडिया इस तरह से आया, मुझे किसी ने अप्रोच किया और मुझे कहा कि आप अपने अच्छे 100 गीतों की एक किताब हम आपकी छापना चाहते हैं, क्योंकि आपकी गीतों में कविता होती है तो वो लोग पढ़ना चाहते हैं और उसको हम संजोना भी चाहते हैं। ऐसे पहले भी बहुत सारे प्रयोग हुए हैं, तो आपके साथ भी इस तरह का प्रयोग करेंगे। मुझे लगा अच्छी बात है। अब अच्छी बात कहने के दूसरे ही पल मुझे लगा पर ये तो वही बात है ना जो पहले इन्होंने कहा कि पहले भी प्रयोग हुए हैं, तो इसमें इरशाद कामिल कहाँ है? वो कैसे आएगा? उसको यहाँ भी होना पड़ेगा। तो मुझे लगा इसको, गीत को इसी तरह से नहीं छाप देना चाहिए कि एक गीत लिखा गया कि जग घूमिया थारे जैसा ना कोई और ख़त्म हो गई बात, या जाने कहाँ ले जाएं हवाएं और बात ख़त्म हो गई, या दिल दियाँ गल्ला बात ख़त्म हो गई। अब इन गीतों तक वो भले तुमसे ही हो, भले वो मौजा ही मौजा हो, भले वो आज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा हो, वो कैसे पहुंचा? उससे पहले क्या ड्राफ्ट हुए, क्या लिखा गया, क्या संगीतकार में और निर्देशक में बातचीत हुई, किस तरह का चाय का दौर चला, उस चाय के दौर में किस तरह की एक मनमुटाव वाली स्थिति किसी एक विचार को लेकर पैदा हो गई, इसको बहुत ईमानदारी के साथ लिखना बहुत ज़रूरी है। उससे एक तो आप उस गीत का एक इतिहास कलमबंद करते हैं और दूसरे आप उसके साथ जुड़े लोगों के साथ भी बहुत ईमानदारी से एक इतिहास कलमबंद करते हैं। इसका जब मैंने एक प्रारूप तैयार किया था तो जिन जिन लोगों के इनमें नाम हैं, वो जो डायरेक्टर हैं, जिन जिन की डायरेक्टर्स की पिक्चर थी, उन सब डायरेक्टर से मैंने उनके चैप्टर पे साइन लिए हुए हैं। तो इस ऑथेंटिसिटी के साथ मैंने ये किताब लिखी थी। तो वहाँ से ये मुझे विचार आया था कि अपने वो जो यूज़ नहीं हुए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने वो गाना मेरा बहुत सुना होगा कि अगर तुम साथ हो, तेरी नज़रों में। हाँ बोलिए भाई आप लोग। तेरी नज़रों में है तेरे सपने, तेरे सपनों में नाराज़ी, मुझे लगता है बातें दिल की होती लफ्ज़ों की धोखेबाजी, तुम साथ हो या ना हो क्या फ़र्क है, बेदर्द थी ज़िंदगी बेदर्द है अगर तुम साथ हो। अब इस सिचुएशन पे लिखने से पहले हमने एक गाना बनाया हुआ था। जब ये गाना शूट होके आया तो मुझे और रहमान साहब को लगा कि ये तो बहुत अच्छा शूट हो गया यार गाना, इम्तियाज़ ने बहुत ही कमाल का शूट किया हुआ गाना है। हम तो थोड़ा कम पड़ गए। अब क्योंकि गाना लिप सिंक नहीं था तो हमने कहा कि एक और गाना ट्राई करते हैं। तो हमने एक और गाना ट्राई किया, इम्तियाज़ ने भी बोला बिल्कुल कीजिए। फिर दूसरा गाना, फिर तीसरा गाना, ये चौथा गाना है अगर तुम साथ हो। चौथी अटैम्प्ट है हमारी जो हमने रखी। लेकिन इससे पहले की अटैम्प्ट की मैं आपको 2 लाइनें सुना देता हूँ ताकि आपको ये पता लग जाए कि वो अटैम्प्ट भी ख़राब अटैम्प्ट नहीं थी। वो ये अटैम्प्ट थी, 2 ही लाइनें सुनाता हूँ आपको कि सिचुएशन वही है, सिचुएशन उसको ध्यान में रखिएगा। अब तेरे प्यार की कुछ ज़रूरत नहीं मुझे, अब तेरे प्यार की कुछ ज़रूरत नहीं मुझे, ये भी नहीं कि तुझसे मोहब्बत नहीं मुझे। क्या बात।
तो ये छोड़ दिया था हमने। क्या बात है, क्या बात। नहीं, जो छूट गया वो भी रहता और जो रहा वो भी, दोनों ही है। बेहद उम्दा, बेहद उम्दा। इरशाद, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि लाइव पे काफ़ी लोग हमें देख रहे हैं और उसमें काफ़ी युवा हैं, मैं जानता हूँ। उनकी तरफ से एक सवाल मेरा ये है कि अक्सर लोगों के मन में ये दुविधा रहती है कि मुंबई जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, मुंबई जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, स्ट्रगल का जो समय होता है एंड ऑल दैट था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक लड़का जिसे खुद लगता है कि वो गीतकार है, ठीक है, वो मुंबई क्यों जाए? मेरे कहने का मतलब है क्योंकि वो खुद ही जान रहा है इस बात को कि मैं अच्छा गीतकार हूँ, उसने कोई टेस्ट नहीं दिया है। तो एक युवा गीतकार को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो कैसे अपने आप को टेस्ट करे, वहाँ लायक है या नहीं वो? जी। मुझे लगता है किसी भी चीज़ को बनाता बिगाड़ता, ख़ासकर मैं करियर की बात करूं बतौर गीतकार, आपका यकीन है। अगर आपको यकीन है, फेथ है अपने आप पे, अपनी कलम पे, अपने विचार पे, अपनी लेखनी पे, अपने एक्सप्रेशन पे, अपने एहसासों पे, उन एहसासों की असलियत पे, तो मुंबई आपका इंतज़ार कर रहा है। लेकिन अगर ये भ्रम है, आपने अपने आप को उस कसौटी पे नहीं कसा है, वो कसौटी एक, कहते हैं दिल कभी झूठ नहीं बोलता, वो बता देता है कि हाँ यार मैं पहुंच गया, अब ये सोना खरा हो गया है, अब इसको आ जाना चाहिए बाजार में बेचने के लिए। तो वो आपको अगर यकीन आ गया है तो आप ज़रूर आइए, वो यकीन बहुत ज़रूरी है। ये यकीन भी खुद से ही आता है, ये यकीन अंदर से ही आएगा, कोई आपको नहीं दिलाएगा। जी जी। दोस्तों, हमें लगता है कि हम बिल्कुल अंत के करीब हैं, लेकिन जाते जाते फिर मैं कहूँगा कि इरशाद जो है एक अपनी अच्छी सी शायरी सुनाकर ये समापन अगर करें तो। जी, अच्छी सी शायरी, मैं कोशिश तो अच्छी की ही करता हूँ, फिर भी एक हिंदी की कविता मैं सुना देता हूँ आपको। एक काफ़ी मुझे पसंद है इसलिए सुना रहा हूँ। बेरियां नाम है उसका। वो कविता इस तरह से है कि माए बेरियां जंगल की, हर एक जंगल कहाँ जानता है बेरियों के महत्व को। माए बेरियां जंगल की, हर एक जंगल कहाँ जानता है बेरियों के महत्व को। बेरियां होना चाहती हैं गांव की पगडंडियों की, तने पर पटके जाएं बस्ते, मैली किताबों के थैले, उछलें छोटे छोटे पत्थर, मई और जून की टिकी दोपहर में बेरियां देंगी बेरों से भी ज़्यादा बचपन की मस्ती, घुड़की, शरारतें और स्मृतियों के ढेर। पत्नियां बेरियां पिछवाड़े की, पत्नियां बेरियां पिछवाड़े की, घर के मालिकों का जितना हक होता है बेरियों पर, उतना हक कभी नहीं समझती अपना घर पर, फिर भी फैलाती हैं जड़ें, घर की नींव तक कभी हवा के झोंके से गिराती हैं बेर। सभी घर वालों को कहाँ पसंद आते हैं पिछवाड़े की बेरी के बेर। बहनें बेरियां आंगन की, बहने बेरियां आंगन की, आसपास बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बहने बेरियां आंगन की, आसपास बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बेरियों के चारों ओर चाहिए बाड़, बेरियां जब हो जाती हैं दीवारों से ऊंची तो झुक जाती हैं किसी दूसरे आंगन में, बेर भी हो जाते हैं उसी आंगन के, तना भी हो जाता है, जड़ें रह जाती हैं केवल इस आंगन की। वाह। बेरियों में बेर भी होते हैं, कांटे भी। बेरियां बेर देती हैं अक्सर, कांटे रखती हैं अपने पास। क्या बात। बेरियां पीपल नहीं होती, बेरियां बेरियां होती हैं। क्या बात। बेरियां पीपल नहीं होती, बेरियां बेरियां होती हैं। बेरियां पूजा नहीं मांगती, बेरियां प्रेम मांगती हैं, और बेरियां देती हैं बेर। क्या बात, क्या बात, क्या बात। दोस्तों, हम सब ने सुना उस इंसान को जो बहुत कुछ है, गीतकार, कवि, लेखक तो है ही है, जो कहता है कि आसमान छूने के लिए
पाँवों को ज़मीन से बांध कर रखना चाहिए। दोस्तों, हम विदा लें इस उम्मीद के साथ कि साल हर साल हम हर दफ़ा इरशाद कामिल को इसी तरह सुनते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। Kojo, 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 kojo.